सेकंड। पापा, आपने कहा था ना कि जल्दी से शादी कर लूं, तो ये दोनों लड़के हैं, आप इनमें से जिससे कहोगे ना मैं उससे शादी कर लूंगी। ये विनय है, स्कूल टाइम से मेरे साथ है और बहुत सपोर्ट करता है मुझे हर चीज में, और बहुत अच्छा भी है। ये धर्मेंद्र है, ये मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करता है, मेरा कलीग है। ये भी बहुत अच्छा है और मुझे बहुत सपोर्ट करता है। अब आपकी मर्जी है, आप जिससे कहेंगे ना मैं इन दोनों में से उसी से शादी कर लूंगी। अच्छा बेटिया, तो ये दोनों लड़के हैं जिसे तू पसंद करती है? अरे एक मिनट, ये बुढ़ा क्या डिसाइड करेगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है या नहीं करनी? हाँ, इसके खुद के हालात तो अच्छे लग नहीं रहे हैं। ये तुम्हारा बाप है, वो भी माली। मुझे तो ये नहीं पता था, मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम्हारे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और जहां तक कि मैंने लोगों से सुना था, ये तो उसके बिल्कुल ही अपोजिट लग रहा है बुड्ढा। क्यों बे, यहाँ पे पागल बना रखा है क्या? मेरे को पागल बनाने के लिए लेके आए हो यहाँ पे? अब मुझे समझ में आया कि तुम ये अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अमीर लड़कों को फंसाते, ताकि तुम्हारी शादी हो जाए और इसके बाद तुम अमीर हो जाओ, और तुम्हारा जो ये गरीबी का ये जो ड्रामा है ना, इससे तुम्हें छुटकारा मिल जाए। क्यों, ये सही है ना? देखो बेटा, तुम्हें तो लड़की से मतलब होना चाहिए ना। लड़की अमीर हो गरीब हो उससे क्या फर्क पड़ता है? शादी के बाद लड़की की सारी जिम्मेदारी उसका पति ही निभाता है, और वही काम तुम्हें भी करना है अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो। और मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, उससे तुम्हें क्या लेना देना? अरे फर्क पड़ता है बुड्ढे, अरे क्यों नहीं पड़ता? मान के चल, कल को मैंने तेरी बेटी से शादी कर ली है, अरे बारातियों को खिला देगा तू? 500 बाराती भी ले आया ना, पागल हो जाएगा तू, रोटी नहीं पूछेगी। और यहाँ तक तो रोटी की बात रही, शादी होती है 100 खर्चे होते हैं, सोना चांदी बेड अलमारी ये सब दहेज दे देगा तू? और जिस हिसाब से मेरा लाइफस्टाइल है ना, ये बेड फ्रीज से नहीं चलेगा। कम से कम 4 पहिए की गाड़ी चाहिए मुझे, फॉर्च्यूनर। और मुझे नहीं लगता कि तू ये सारी डिमांड मेरी पूरी कर भी पाएगा। धर्मेंद्र, तुम ये सब क्या कह रहे हो पापा से? मुझे तो लगा था तुम बहुत डिसेंट हो, पर मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम इस तरीके से बिहेव करोगे मेरे पापा से। और वो तो बस यहाँ पे ओ, अच्छी लड़कियों के साथ अच्छा होने का दिखावा करता हूँ। अच्छी लड़कियों के लिए अच्छा हूँ मैं, तुम जैसी बहरूपियों के लिए नहीं। समझ में आया? गरीब कहीं की। अरे इस बुड्ढे से क्या पूछूंगा मैं, क्या राय लूंगा इस बुड्ढे की? इस बुड्ढे के कपड़ों में से इतनी बदबू आ रही है, गू फैला हुआ है सब जगह। धर्मेंद्र, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम एक बार मेरे पापा के बारे में जान के तो देखो। तुम क्या चाहते? तुम्हें इस गू गोबर से उठा के अपने महल में ले आऊं, खुद गंदा हो जाऊं? है यही सब चाहते हो ना? अपना लाइफस्टाइल बढ़िया करना चाहते हो ना? अरे मुझे तेरी असलियत पहले पता होती ना, हर थप्पड़ मार के भगा देता। यहाँ पे खड़े होके ना टाइम बर्बाद ही कर रहा हूँ अपना, निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि तुम लोगों का टाइम इतना कीमती नहीं है जितना मेरा है। देखने का मन कर नहीं रहा तेरे को देख के। अरे आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि धर्मेंद्र ऐसा है। जैनब, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम भी जा सकते हो। हाँ बेटा, मेरी बेटिया बिल्कुल सही कह रही है। अब तो तुम्हें हमारी सच्चाई के बारे में पता चल ही गया, और जान ही गए हो कि शादी के बाद मैं दहेज में कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। देखो, मैंने बिटिया को पढ़ा लिखा के अच्छी परवरिश दी है, आज खुद अपने पैरों पे खड़ी है। अगर तुम इससे शादी करोगे तो वही बात है कि दुल्हन ही दहेज है। कितना बेवकूफ है ये लड़का। जरा सुनो तो सही, बात क्या चल रही है? इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी खड़ा हुआ है। दुल्हन के अलावा कुछ नहीं दे सकता। और रही बात बाराती की, बेटा तो मैं तुम हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मैं बारातियों का भी स्वागत नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम शादी करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो तुम भी अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। नहीं अंकल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप दहेज दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। मैं तो रिंकी से प्यार करता हूँ स्कूल टाइम से ही। मैं तो इससे शादी करना चाहता था। वो तो रिंकी चाहती थी कि पहले अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करेगी, उसके बाद ही वो शादी के बारे में सोचेगी। उसी चीज का मैं इंतजार कर रहा था। अब आप पैसे वाले नहीं है तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है? मुझे तो शादी रिंकी से करनी है ना, मुझे रिंकी को संभालना है। शादी के बाद तो वैसे भी मेरे घर आ जाएगी ये, तो फिर क्या ही फर्क पड़ेगा कि आप क्या काम करते हैं। इसका मतलब बेटा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं गरीब हूँ, मतलब मैं तुम्हें शादी के बाद कोई तिलक दहेज कुछ नहीं दे सकता तो चलेगा? कल दहेज तो वैसे भी एक कुरीति है जो लड़की के बाप के ऊपर एक बोझ की तरह डाल दी जाती है, और वो बेचारा समाज को दिखाने के लिए कर्जा ले लेता है और अपनी बेटी की शादी करता है ताकि उसकी बेटी का अपमान ना हो। सच बात तो ये है कि दहेज जैसी कुरीति को तो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। एक पिता का घर खाली हो जाता है अपनी बेटी का घर भर भर के,
और वैसे भी हमारे समाज के अंदर ना, हमारे देश में कानून बना दिया गया है कि दहेज लेना गलत है। सच बात तो ये है कि दहेज आज भी लिया जा रहा है और दिया जा रहा है। कितने सारे माँ बाप तो जान के दहेज देते हैं ताकि समाज के अंदर उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। और ऐसा दहेज किस काम का, जहाँ पर एक बाप बेचारा कर्जा लेके अपनी बेटी की शादी करता है, फिर पूरी जिंदगी कर्जे में बिताता है। बाकी अंकल रही बात बारातियों की, तो आपको मैं ये आश्वासन देता हूँ कि मैं खाली रिंकी से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोग बारातियों का खाना भी नहीं कर पाएंगे ना, तो मैं रिंकी से कोर्ट में शादी कर लूंगा या मंदिर में शादी कर लूंगा और बाद में खुद ही रिसेप्शन दे दूंगा अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को। बस आप मेरी शादी रिंकी से करवा दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह बेटा, तुम्हारा विचार तो बहुत ही अच्छा है। मतलब आज के युग में भी तुम्हारे जैसे लड़के हैं धरती पे जो सिर्फ अपने प्यार को चाहते हैं, पैसा नहीं। और हर एक रिश्ता में प्यार ही सबसे बड़ी जरूरी चीज है। अरे बाप की अभिलाषा क्या होती है कि बिटिया जब शादी हो के अपने ससुराल जाए तो उसका पति उसका केयर करे, उसका मान सम्मान करे। और तुम देखने से वैसे ही लगते हो, तुम्हारा विचार भी बहुत अच्छा है। तो मुझे तो तुम दामाद के रूप में स्वीकार हो। एक काम करो बिटिया, दामाद बाबू को बंगले में लेके चलो। बंगले में? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ बेटा, 150 एकड़ जमीन है हमारी और मेरी इकलौती बेटी है। और शादी के बाद तो सारी प्रॉपर्टी इसी की है। मैं तो बस इतना चाहता था कि मेरी बिटिया जिससे शादी करे वो लड़का उसकी इज्जत करे, उसका सम्मान करे और शादी के बाद उसका ख्याल रखे, ना कि मेरे पैसों के लिए उससे शादी करे। और तुम वही लड़के हो, तुम बिल्कुल सही हो मेरी बेटिया के लिए। 1 मिनट, ये बुड्ढा क्या बोल रहा है? 150 एकड़ जमीन? जी बुड्ढा पागल हो गया है या मेरे कान बज रहे हैं? अरे जी, मेरे पापा यहाँ काम थोड़ी करते हैं, वो तो बस यहाँ ऐसे ही देखने आ गए थे। ऐसी 50 नर्सरी है हमारी और इससे कई ज्यादा तो हमारी प्रॉपर्टी है। वो मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ ना, तो वो मुझे किसी अरे गहरे लड़के के पास ऐसे भेजना नहीं चाहते, क्योंकि जब मैं इकलौती हूँ तो सब कुछ मेरा ही तो हुआ। वो चाहते थे कि बस ऐसी छोटा सा टेस्ट लिया था जिसमें धर्मेंद्र फेल हो गया और तुम पास। और मैं बहुत खुश हूँ कि पापा ने ऐसा दिमाग लगाया कि मुझे भी सच्चाई पता चल गई कि कौन असलियत में सही है और कौन गलत। 1 मिनट, नमस्ते अंकल जी। रिंकी क्या बोल रहे हैं? 100-150 एकड़ जमीन? मतलब मैं वहां खड़ा था, मैंने सुना। क्या? नमस्ते अंकल जी, मतलब क्या बात चल रही थी? ये तो बस एक तरीका था तुम्हारी सच्चाई निकलवाने का, और अच्छा हुआ कि पापा ने ये सब किया। कम से कम मुझे तुम्हारी असलियत तो पता चल गई ना, कि तुम बस पैसे के लिए शादी करना चाहते थे। और अब कोई फायदा नहीं है ये बहसबाजी करके। तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं विनय से ही शादी करूंगी। अरे वो बात नहीं है रिंकी, मुझे तो लगा कि हम शादी के लिए यहाँ पे आएंगे तो फिर अंकल जी इन्हें रिजेक्ट करेंगे। मतलब एक रेस्टोरेंट में बैठ के अच्छे से बात होती है ना शादी के लिए। तो बस मैंने अचानक से देख लिया और मेरा जूता भी गंदा हो गया था, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ गई थी मेरे अंदर। वैसे कुछ। अब वो काले का हुए, चुपचाप उठ जा। मेरी बिटिया तुझे बोले न जाने के लिए, और इतनी जल्दी रंग कैसे बदल लिया? अभी तो तूने देखा कि उसका बाप गरीब है तो क्या बोल के गया था कि गू गोबर में रहती है, शादी करने के बाद तू इसे महल में ले जाएगा। मतलब क्या समझ रहा था तू अपने आप को? तेरी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, तू जिस महल में रहता है ना, वैसा महल तो मैं अपने नौकर को दे रखा हूं रहने के लिए। इसलिए चुपचाप यहाँ से चला जा, चल निकल। रिंकी पापा जी काला कौवा कह रहे हैं मुझसे। धर्मेंद्र, तुम्हें एक बारी में समझ में नहीं आता है क्या? जाओ यहाँ से। अब चल निकल, काव काव करने आगे निकल। आइए तो